नमस्कार। आप देख रहे हैं अर्थनीति एक्सप्लेन्ड। गर्मी का सीज़न आते ही एक फैमिलियर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एसी चल रहा होता है, फ़ैन फुल स्पीड पर होता है, फ्रिज कंटिन्यूअसली काम कर रहा होता है और अचानक लाइट चली जाती है। हम यूजुअली बोलते हैं बिजली नहीं है, गवर्नमेंट सप्लाई नहीं दे रही है या पावर प्लांट कम पड़ गए। लेकिन क्या पावर कट का रीज़न सिर्फ इतना सिंपल होता है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी कंट्री के पास टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इनफ होती है, फिर भी लोकल लेवल पर पावर कट्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सिर्फ प्रोडक्शन का नहीं है, ये टाइमिंग, डिमांड, सप्लाई, ग्रिड, ट्रांसफार्मर, डिस्कॉम फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का कंबाइंड प्रॉब्लम है। आज के वीडियो में हम समझेंगे गर्मी में पावर कट्स क्यों होते हैं, लोड शेडिंग का रियल इकोनॉमिक्स क्या है और हमें ये समझना क्यों ज़रूरी है। पावर कट को हम अक्सर सिर्फ इनकन्वीनियंस के फॉर्म में देखते हैं, मतलब लाइट चली गई, एसी बंद हो गया, फ़ोन चार्ज नहीं हो पाया या ऑनलाइन क्लास डिस्टर्ब हो गई। लेकिन इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से पावर कट का इम्पैक्ट बहुत डीपर होता है। गर्मी बढ़ती है तो कूलिंग डिमांड बढ़ती है। कूलिंग डिमांड का मतलब है एसी, कूलर, फ़ैन, रेफ्रिजरेटर, वाटर पंप सब एक साथ ज़्यादा चलने लगते हैं। जब एक घर में लोड बढ़ता है तो प्रॉब्लम छोटी लगती है, लेकिन जब एक सिटी, एक स्टेट या पूरे देश में लाखों करोड़ों डिवाइसेस एक साथ चलने लगते हैं तो ग्रिड पर मैसिव प्रेशर आता है। पावर कट्स का इम्पैक्ट सिर्फ हाउसहोल्ड्स पर नहीं पड़ता। स्मॉल शॉप्स, कोल्ड स्टोरेज, स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, ऑफिसेस सब अफेक्टेड होते हैं। इसलिए पावर कट सिर्फ बिजली जाने की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी, वेलफेयर, बिजनेस कॉस्ट, एजुकेशन और इकोनॉमिक इफ़िशियंसी का इशू है। अब यहाँ सबसे बड़ा पजल आता है। इंडिया के पास इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी हंड्रेड्स ऑफ गीगावाट्स में है। रीसेंट ऑफिशियल डेटा के हिसाब से इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगभग 524 गीगावाट के आसपास पहुंच चुकी है। तो सवाल है, अगर कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है फिर पावर कट्स क्यों होते हैं? इसका आंसर एक सिंपल लाइन में है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और आपके घर के प्लग पॉइंट पर अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी दोनों सेम चीज़ नहीं है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब है कि कंट्री के पास कितने पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी आप तक पहुंचने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला, इलेक्ट्रिसिटी राइट टाइम पर अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी राइट प्लेस पर पहुंचनी चाहिए। तीसरा, नेटवर्क यानी ट्रांसमिशन लाइंस, फीडर्स और ट्रांसफार्मर्स उस लोड को हैंडल करने लायक होने चाहिए। अगर इन 3 में से एक भी वीक हो तो पावर कट हो सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझते हैं। पावर कट और लोड शेडिंग सेम चीज़ नहीं होती। पावर कट यूजुअली अनप्लैंड होता है, जैसे लोकल ट्रांसफार्मर ट्रिप हो गया, केबल फॉल्ट आ गया, स्टॉर्म की वजह से लाइन डैमेज हो गई या किसी लोकल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में प्रॉब्लम आ गई। ये एक्सीडेंटल इंटरप्शन होता है। लोड शेडिंग थोड़ा डिफरेंट है। लोड शेडिंग प्लान्ड या कंट्रोल्ड पावर कट होता है। जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाता है या ग्रिड ओवरलोड होने का रिस्क होता है तो डिस्कॉम्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कुछ एरियाज़ में टेम्पोररली सप्लाई कट कर सकती हैं। आप इसको सिंपल एग्जांपल से समझिए। अगर एक लिफ्ट मैक्सिमम 8 लोगों के लिए बनी है और 15 लोग एक साथ चढ़ जाएं तो सेफ्टी के लिए लोड कम करना पड़ेगा। वैसे ही ग्रिड में अगर डिमांड डेंजरस लेवल तक बढ़ रहा हो तो कंप्लीट कोलैप्स से बचाने के लिए लोड शेडिंग की जा सकती है। इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिजली नॉर्मल प्रोडक्ट जैसी नहीं होती। आप राइस, व्हीट, कोल, पेट्रोल या गैस को स्टोर कर सकते हैं। डिमांड बढ़े तो स्टॉक से सप्लाई निकाल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को लार्ज स्केल पर चीपली स्टोर करना डिफ़िकल्ट है। बैटरीज एग्जिस्ट करती हैं, पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज भी होता है, लेकिन पूरे ग्रिड के लिए मैसिव स्टोरेज अभी भी एक्सपेंसिव और लिमिटेड है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में डिमांड और सप्लाई को ऑलमोस्ट रियल टाइम में मैच करना पड़ता है। मतलब जितनी बिजली लोग उस मोमेंट कंज्यूम कर रहे हैं उतनी ही बिजली सिस्टम को प्रोड्यूस और डिलीवर करनी होती है। अगर डिमांड सडनली बढ़ जाए और सप्लाई या नेटवर्क एडजस्ट ना कर पाए तो ग्रिड फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो सकती है। सेफ्टी सिस्टम्स ऑटोमेटिकली लाइंस ट्रिप कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में टाइमिंग एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। अब समझते हैं कि गर्मी में डिमांड सडनली जंप क्यों करता है। नॉर्मल डेज़ में एक घर में लाइट्स, फैंस, फ्रिज, टीवी, मोबाइल चार्जिंग और बेसिक अप्लायंसेस चलते हैं,
लेकिन एक्सट्रीम समर में एसीज, कूलर्स, फैंस, रेफ्रिजरेटर्स और वाटर पंप्स का यूज़ ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। एक एसी का लोड नॉर्मल फ़ैन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक कॉलोनी में 500 हाउस होल्ड्स हैं और सब शाम को एसी ऑन कर देते हैं तो लोकल डिमांड इंस्टेंटली जंप कर सकता है। इसी को हम अप्लायंस मल्टीप्लायर इफेक्ट कह सकते हैं। एक डिवाइस का लोड छोटा होता है, लेकिन जब थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस एक साथ ऑन होते हैं तो टोटल डिमांड बहुत बड़ा हो जाता है। स्पेशली इंडियन समर्स में इवनिंग और नाइट कूलिंग डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोग ऑफिस से घर आते हैं, एसी चलाते हैं, कुकिंग अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, लाइट्स ऑन होती हैं और ग्रिड पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। यही समर डिमांड शॉक का बेसिक रीज़न है। अब आते हैं पावर सेक्टर के एक कोर कॉन्सेप्ट पर, जिसको हम बोलते हैं पीक डिमांड। एवरेज डिमांड और पीक डिमांड अलग होती है। एवरेज डिमांड बताती है कि दिन भर में सिस्टम पर एवरेज लोड कितना था, लेकिन पीक डिमांड बताती है कि किसी स्पेसिफिक मोमेंट पर मैक्सिमम डिमांड कितनी पहुंच गई। पावर सिस्टम को एवरेज डिमांड के लिए नहीं, पीक डिमांड के लिए रेडी रहना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक रोड पर एवरेज ट्रैफिक नॉर्मल है लेकिन ऑफिस आवर में सडनली ट्रैफिक जाम हो जाता है तो रोड की रियल कैपेसिटी पीक आवर में टेस्ट होती है। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड भी पीक आवर्स में टेस्ट होता है। गर्मी के दिनों में जब एसी डिमांड शार्पली बढ़ जाता है, पीक डिमांड रिकॉर्ड लेवल्स तक पहुंच सकता है। रीसेंट समर्स में इंडिया की पीक डिमांड 270 गीगावाट के आसपास तक पहुंच चुकी है। इसलिए पावर सिस्टम का चैलेंज ये नहीं होता कि पूरे दिन डिमांड कितनी थी, रियल चैलेंज होता है पीक मोमेंट पर सप्लाई और नेटवर्क रेडी थे या नहीं। अब इकोनॉमिक्स का इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। पीक आवर पावर महंगी क्यों होती है? नॉर्मल डिमांड के टाइम पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या डिस्कॉम्स रिलेटिवली चीपर पावर सोर्सेज से सप्लाई मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब सडन पीक डिमांड आती है तो एक्स्ट्रा पावर अरेंज करना पड़ता है। ये एक्स्ट्रा पावर कभी कभी शॉर्ट टर्म पावर मार्केट से खरीदना पड़ता है, कभी कॉस्टली बैकअप जनरेटर्स या गैस बेस्ड पावर प्लांट्स को रैंप अप करना पड़ता है, मतलब चलाना पड़ता है। कभी पावर एक्सचेंज पर डिमांड ज़्यादा होने की वजह से प्राइजेस स्पाइक कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में सिंपल रूल है, जब डिमांड सडनली इंक्रीज होती है और सप्लाई लिमिटेड होती है, प्राइस राइज करता ही करता है। पीक आवर में भी वही होता है। डिस्कॉम्स के लिए प्रॉब्लम ये है कि उन्हें एक्सपेंसिव पावर खरीदनी पड़ सकती है, लेकिन कंज्यूमर से टैरिफ रेगुलेटेड रेट पर ही मिलता है। अगर परचेज कॉस्ट हाई है और सेल प्राइस लो है यानी फिक्स्ड है तो डिस्कॉम्स फाइनेंशियल स्ट्रेस में चले जाते हैं। यही रीज़न है कि लोड शेडिंग कभी कभी इकोनॉमिक डिसीजन भी बन जाती है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्पैच में एक इम्पॉर्टेंट आइडिया होता है मेरिट ऑर्डर। बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज में इसका मतलब है सिस्टम पहले रिलेटिवली चीपर सोर्सेज से पावर लेता है और डिमांड बढ़ने पर ग्रेजुअली कॉस्टली सोर्सेज को यूज़ करता है। रिन्यूएबल्स जैसे सोलर और विंड का वेरिएबल कॉस्ट लो होता है क्योंकि सनलाइट और विंड का फ्यूल कॉस्ट जीरो होता है, लेकिन ये इंटरमिटेंट होते हैं। मतलब जब सन है तब सोलर एनर्जी मिलेगी, जब विंड है तब विंड एनर्जी मिलेगी और तभी रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाएगी। कोल प्लांट्स बेस लोड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कंटिन्यूअसली पावर दे सकते हैं, लेकिन इंस्टेंटली रैंप अप या रैंप डाउन करना ऑलवेज ईजी नहीं होता। पीक डिमांड के टाइम पर गैस प्लांट्स या मार्केट पावर का रोल बढ़ सकता है, लेकिन ये कॉस्टली हो सकता है। इसलिए जब डिमांड नॉर्मल होती है सिस्टम चीपर सोर्सेज से मैनेज कर लेता है, लेकिन पीक डिमांड के वक्त सिस्टम को एक्सपेंसिव सोर्सेज की तरफ जाना पड़ सकता है। यही मेरिट ऑर्डर का सिंपल इकोनॉमिक्स है। डिमांड जितनी पीक पर जाएगी मार्जिनल पावर उतनी कॉस्टली हो सकती है, मतलब एक और यूनिट पावर प्रोड्यूस करना उतना ज़्यादा कॉस्टली होगा। इंपॉर्टेंट मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम समझते हैं। दिन में सोलर एनर्जी हेल्प करती है, लेकिन रात में चैलेंज बढ़ता है। सोलर पावर आफ्टरनून में यूज़फुल होती है, स्पेशली जब सन स्ट्रांग होता है। गर्मी के दिनों में सोलर डे टाइम कूलिंग डिमांड को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम सनसेट के बाद शुरू होती है। शाम को सोलर एनर्जी शार्पली गिर जाती है, लेकिन कूलिंग डिमांड जीरो नहीं होती। इनफैक्ट मेनी हाउस होल्ड्स इवनिंग और नाइट में एसी यूज़ करते हैं। मतलब सप्लाई साइड से सोलर रिड्यूस हो रहा है और डिमांड साइड से एसी लोड कंटिन्यू कर रहा है। इस गैप को फिल करने के लिए कोल, हाइड्रो, गैस, बैटरी स्टोरेज या मार्केट पावर की ज़रूरत पड़ती है। अगर फ्लेक्सिबल सप्लाई अवेलेबल नहीं है या नेटवर्क कंस्ट्रेंड है तो इवनिंग पीक आवर्स में ग्रिड स्ट्रेस बढ़ सकता है। इसलिए सिंपल लाइन याद रखिए, डे टाइम सोलर हेल्प्स
but evening peak needs flexibility. अब सप्लाई साइड को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हमें लगता है कि डिमांड बढ़ी तो बस पावर प्लांट ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना देगा, लेकिन रियल वर्ल्ड में पावर प्लांट्स की फ्लेक्सिबिलिटी डिफरेंट होती है। कोल प्लांट्स इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोल अभी भी जनरेशन मिक्स का डोमिनेंट पार्ट है। लेकिन कोल प्लांट्स को इंस्टेंटली स्टार्ट या स्टॉप करना या रैपिडली रैंप अप करना ऑलवेज ईजी नहीं होता। गैस प्लांट्स फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, लेकिन गैस कॉस्टली या लिमिटेड सप्लाई में होता है। हाइड्रो पावर हेल्पफुल होती है, लेकिन वाटर अवेलेबिलिटी, रिजर्वायर लेवल्स और मॉनसून कंडीशंस मैटर करते हैं। रिन्यूएबल्स क्लीन हैं, लेकिन वेदर डिपेंडेंट होते हैं। सोलर सन पर डिपेंड करता है, विंड पावर विंड पर डिपेंड करती है, यानी सप्लाई साइड भी सिंपल ऑन ऑफ स्विच नहीं है। पावर सिस्टम को रिलायबल बनाने के लिए बस कैपेसिटी बनाना इनफ नहीं है, हमें फ्लेक्सिबल कैपेसिटी, स्टोरेज, ग्रिड बैलेंसिंग और बेटर फोरकास्टिंग की भी ज़रूरत होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पावर कट का रीज़न कभी नेशनल शॉर्टेज नहीं होता, बल्कि लोकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए नेशनल ग्रिड में पावर अवेलेबल है, लेकिन आपकी लोकल कॉलोनी का ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है, या फीडर कैपेसिटी लिमिटेड है, या ओल्ड केबल्स हाई लोड हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? ट्रांसफार्मर हीट हो सकता है, फीडर ट्रिप कर सकता है, सेफ्टी मैकेनिज्म सप्लाई कट कर सकता है। इसलिए कभी कभी आप सुनते हैं कि देश में बिजली अवेलेबल है, लेकिन आपके एरिया में लाइट नहीं होती है। दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ ट्रू हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम एक चेन जैसा है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफार्मर, फीडर, फाइनल हाउस होल्ड कनेक्शन। अगर चेन का लास्ट पार्ट वीक है तो आप तक इलेक्ट्रिसिटी रिलायबली नहीं पहुंच पाएगी। यही रीज़न है कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपग्रेड्स पावर सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं डिस्कॉम इकोनॉमिक्स पर। डिस्कॉम का फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ये वही कंपनीज़ या स्टेट यूटिलिटीज़ होती हैं जो पावर परचेज करके कंज्यूमर्स तक सप्लाई करती हैं। समर पीक में डिस्कॉम के सामने डिफ़िकल्ट चॉइस होती है। अगर डिमांड शार्पली बढ़ गई तो डिस्कॉम को एक्स्ट्रा पावर खरीदनी पड़ सकती है। ये पावर शॉर्ट टर्म मार्केट में महंगी हो सकती हैं, लेकिन डिस्कॉम कंज्यूमर्स को जो टैरिफ चार्ज करता है वो ऑफन रेगुलेटेड होता है। मतलब डिस्कॉम एक्सपेंसिव पावर खरीद रहा है, लेकिन बेच फिक्स्ड या लोअर रेट पर रहा है। इससे फाइनेंशियल लॉस का रिस्क बढ़ता है। अब डिस्कॉम के पास ऑप्शन होता है, या तो वो कॉस्टली पावर खरीदे और लॉस बियर करे, या कंट्रोल लोड मैनेजमेंट करे। इसी इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से कुछ सिचुएशंस में लोड शेडिंग का डिसीजन लिया जा सकता है। यानी लोड शेडिंग सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होती, ये डिस्कॉम के फाइनेंशियल हेल्थ से भी कनेक्टेड होती है। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग इंडिया में सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स और वेलफेयर का भी इशू है। इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स ऑफन रेगुलेटेड होते हैं। कुछ कंज्यूमर कैटेगरीज को सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। कुछ कैटेगरीज जैसे इंडस्ट्रियल या कमर्शियल यूज़र्स कभी कभी हायर टैरिफ्स पे करते हैं। इसको क्रॉस सब्सिडी लॉजिक से समझा जा सकता है। प्रॉब्लम तब होती है जब कॉस्ट ऑफ सप्लाई और रेवेन्यू कलेक्शन के बीच गैप पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल, पीक आवर पावर खरीदने की कॉस्ट हाई हो सकती है, लेकिन हाउस होल्ड टैरिफ रेगुलेटेड हो सकता है। एग्रीकल्चर यूज़र्स को सब्सिडाइज्ड या चीप पावर मिल सकती है। पेमेंट डिलेज भी हो सकते हैं। आपकी स्लाइड में जो नंबर्स दिख रहे हैं उन्हें एग्जैक्ट यूनिवर्सल रेट ना समझें, ये कॉन्सेप्चुअल इलस्ट्रेशन है। पॉइंट ये है कि कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच मिसमैच डिस्कॉम स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। जब डिस्कॉम फाइनेंशियली वीक होता है तो ग्रिड मेंटेनेंस, ट्रांसफार्मर अपग्रेड्स, स्मार्ट मीटर्स और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट डिले हो सकता है और इवेंचुअली रिलायबिलिटी सफ़र करती है। अब एक और इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसका नाम है लॉसेस। पावर सेक्टर में लॉसेस दो टाइप के होते हैं, टेक्निकल लॉसेस और कॉमर्शियल लॉसेस। टेक्निकल लॉसेस नेचुरल हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के थ्रू ट्रैवल करती है, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लूज़ होती है। ओल्ड वायर्स, ओवरलोडेड लाइंस और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेस को बढ़ा सकते हैं। कमर्शियल लॉसेस तब होती हैं जब बिलिंग, कलेक्शन, थेफ्ट या डिलेड पेमेंट्स की प्रॉब्लम होती है। इन दोनों को मिलाकर AT&C लॉसेस कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। अगर डिस्कॉम का रेवेन्यू लीक हो रहा है तो उसके पास सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए पैसा कम बचता है। यही लीकी बकेट प्रॉब्लम है। बकेट में पानी डाल रहे हैं लेकिन नीचे से लीक हो रहा है। रिजल्ट,
ओल्ड ट्रांसफार्मर्स रिप्लेस नहीं होते, वीक फीडर्स अपग्रेड नहीं होते, स्मार्ट मीटर्स डिले होते हैं और समर्स में आउटेजेस का रिस्क बढ़ जाता है। रिलेबिलिटी के पीछे फाइनेंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। पावर कट का इम्पैक्ट सब लोगों पर इक्वल नहीं होता। अगर किसी एफ्लुएंट हाउसहोल्ड के पास इन्वर्टर, बैटरी बैकअप, सोलर रूफटॉप या जनरेटर है तो उनका डिस्कम्फर्ट लिमिटेड हो सकता है, लेकिन लो इनकम हाउसहोल्ड्स के पास बैकअप ऑप्शंस नहीं होते। गर्मी में फ़ैन बंद होना उनके लिए हेल्थ और कंफर्ट का सीरियस इशू बन सकता है। स्टूडेंट्स के लिए पावर कट एग्ज़ाम प्रिपरेशन को इफ़ेक्ट करता है। ऑनलाइन क्लासेस इंटरप्ट होती हैं। स्मॉल शॉप्स के लिए रेफ्रिजरेशन फेल हो सकता है। फ्रेश फूड स्पॉइल हो सकता है। लाइटिंग ना होने से सेल्स गिर सकती है। वर्कर्स और स्मॉल बिजनेसेस के लिए पावर रिलायबिलिटी डायरेक्टली इनकम से कनेक्टेड होती है। इसलिए लोड शेडिंग सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं, वेलफेयर और इनइक्वालिटी का इशू भी है। इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ टोटल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं देखते, हम ये भी देखते हैं कि रिलायबल पावर किसको मिल रही है, किस कॉस्ट पर मिल रही है और इंटरप्शन का बर्डन किस पर पड़ रहा है। अब यहाँ पर सवाल आता है, इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? पावर कट्स का सॉल्यूशन सिर्फ और पावर प्लांट्स बनाना नहीं है। सॉल्यूशन मल्टी डायमेंशनल है। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपग्रेड करना होगा। बेटर ट्रांसफार्मर्स, स्ट्रॉन्गर फीडर्स, मॉडर्न वायर्स एंड स्मार्ट मॉनिटरिंग। दूसरा, स्मार्ट मीटर्स और डिमांड रिस्पॉन्स यूज़फुल हो सकते हैं। अगर कंज्यूमर्स को पता हो कि पीक आवर में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टली है तो कुछ अप्लायंसेस ऑफ पीक आवर्स में शिफ्ट किए जा सकते हैं। तीसरा, टाइम ऑफ डे प्राइसिंग का रोल आ सकता है, मतलब दिन के अलग अलग टाइम पर रेट्स डिफरेंट हो सकती हैं ताकि कंज्यूमर्स पीक डिमांड रिड्यूस करने के लिए इंसेंटिवाइज फील करें। चौथा, बैटरी स्टोरेज और पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज इंपॉर्टेंट होंगे, स्पेशली सोलर जनरेशन को इवनिंग आवर्स तक शिफ्ट करने के लिए। पांचवा, फ्लेक्सिबल जनरेशन जैसे हाइड्रो, गैस, स्टोरेज बैक्ड रिन्यूएबल्स ग्रिड बैलेंसिंग में हेल्प कर सकते हैं। यानी फ्यूचर का सॉल्यूशन है मोर पावर प्लस स्मार्टर पावर सिस्टम। तो अब पूरी स्टोरी को सिंपल चेन में समराइज़ करते हैं। गर्मी बढ़ती है, कूलिंग डिमांड बढ़ती है, एसी, कूलर, फ़ैन, फ्रिज और पंप्स के लोड एक साथ जंप करते हैं। इससे पीक डिमांड बढ़ जाती है। अगर सप्लाई राइट टाइम पर अवेलेबल नहीं है या सोलर सनसेट के बाद ड्रॉप हो रहा है या कोल, गैस, हाइड्रो फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड है तो ग्रिड स्ट्रेस बढ़ता है। अगर लोकल ट्रांसफार्मर या फीडर ओवरलोडेड है तो एरिया वाइज आउटेज हो सकता है। अगर डिस्कॉम एक्सपेंसिव पावर खरीदने की पोजीशन में नहीं है तो लोड शेडिंग का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए पावर कट का रीज़न सिर्फ बिजली कम है नहीं होता। रियल रीज़न होता है डिमांड प्लस टाइमिंग प्लस सप्लाई फ्लेक्सिबिलिटी प्लस नेटवर्क कैपेसिटी प्लस डिस्कॉम फाइनेंस। अगर आप इकोनॉमिक्स को रियल लाइफ इंडियन प्रॉब्लम से कनेक्ट करके समझना चाहते हैं तो अर्थनीति एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।